हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। वेलकम टू चैप्टर नंबर 4 15 डेज चैलेंज के इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इसमें हम टाइम पीरियड की बात करने वाले हैं 1947 से 1990 के बीच का, यानी जब अंग्रेज हमारे देश से चले गए थे और 1990 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने से पहले जो हमारी इकोनॉमी के हालात थे, जो हमारी इंडस्ट्री और हमारे ट्रेड के हालात थे, हम उसको डिस्कस करने की बात करें। तो जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए तो हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ की हालत बहुत ख़राब थी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ चाहिए, दैट इज़ कैपिटल, वो हमारे पास नहीं थी। तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर हमें क्या सिखाने वाला है? ये चैप्टर हमें सिखाएगा कि इंडस्ट्रीज़ कैसे लगी, किसने मदद करी। तो ये सारे के सारे जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो देखते हैं हम इसके अंदर। सबसे पहले इंडस्ट्री होती क्या है? इंडस्ट्री सबसे पहले वो मैन्युफैक्चरर का ग्रुप है, वो बिजनेस का ग्रुप है जो कोई ना कोई चीज बना रहे हैं। कोई ना कोई चीज बनाने का मतलब दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग दैट हैव यूटिलिटी फॉर द कस्टमर्स, यानी कि वो ऐसी कोई चीज बना रहे हैं जो आम आदमी के लिए बेनिफिशियल है। तो इंपॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्री का, या क्या फायदे हैं इंडस्ट्रीज लगने के देश में? सबसे पहले जिस देश में जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी उतना ही वो देश तरक्की करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो हम चाइना का एग्जाम्पल सबसे पहले कोट कर सकते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो उसके तरक्की के कारण भी यही है। तो सबसे पहला काम कहता है एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। एपी सेंटर का मतलब है बेस, सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रोथ। तो तरक्की करने के लिए सबसे ज्यादा देश में क्या चाहिए? इंडस्ट्रीज। तो कह रहे हैं एज जीडीपी राइजेस जीडीपी देयर इज ए स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी। पिक में फोटो में भी आपको ये चीज दिखाई दे रही है। धीरे धीरे इंडस्ट्रीज की मदद से ही आपकी देश ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि आपका देश प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करेगा तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो लोगों की इनकम, एम्प्लॉयमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज बढ़ेगी। इंडस्ट्री स्टार्ट रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर एज इंडस्ट्री इंजन ऑफ ग्रोथ। तो वो कहता है कि पहले सारे के सारे लोग किस पर डिपेंड करते थे? पहले सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते थे, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रीज आई वैसे ही लोगों ने एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स ढूंढ लिया इंडस्ट्रीज में। तो वो एग्रीकल्चर को छोड़कर, एग्रीकल्चर में क्या थी? अनसर्टेनिटी थी, लेकिन इंडस्ट्री में तो नौकरी कर रहे थे तो हर महीने उतनी तनख्वाह तो मिलेगी ना। तो इसीलिए इंडस्ट्री प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स वाइल कंज्यूमर वुड लाइक टू चूज एज देयर इनकम राइजेस। तो इंडस्ट्री के आने से क्या हुआ? कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनने लगे। बिस्कुट पहले एक ही टाइप का था, अब कई सारे वैरायटी टेस्ट के बनने लगे और कंज्यूमर भी उन चीज़ों को खरीदने लगे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज ने उनको नौकरी दी, नौकरी दी तो इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी तो उन लोगों की डिमांड और वैरायटी की ज़रूरत भी बढ़ने लगी। दूसरा पॉइंट कहता है सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो फोटो में क्या दिखाई दे रहा है कि एक इंडस्ट्री के अंदर कितने सारे वर्कर काम कर रहे हैं। तो यही चीज वो कह रहा है कि पहले सिर्फ सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर में नौकरी करने के लिए भागते थे। जैसे ही इंडस्ट्रीज आई तो एग्रीकल्चर का बर्डन थोड़ा सा कम हुआ। तो कह रहे इंडस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज लेबर फोर्स इज ओवरबर्डन इन एग्रीकल्चर। तो लेबर फोर्स ओवरबर्डन थी, लेबर फोर्स को ज्यादा टेंशन देखनी पड़ रही थी, इसीलिए लेबर फोर्स ने क्या किया? एग्रीकल्चर से निकले और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाकर काम करना शुरू कर दिया। तीसरा पॉइंट कहता है सोर्सेज ऑफ मशीनाइज मीन्स ऑफ फार्मिंग। वो इंडस्ट्रीज ही थी जिन्होंने आपको ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मशीनरीज, जूसर, मिक्सर, ये सारी चीजें आपको बना कर दी। तो अगर आपकी इंडस्ट्रीज नहीं होती तो आपको फार्मिंग करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए क्या नहीं मिलता? मशीनें नहीं मिलती। तो यूज ऑफ मशीन, ट्रैक्टर, थ्रेशर इन फार्मिंग इज पॉसिबल ओइंग थ्रू इंडस्ट्रियल सेक्टर ओनली। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर देश में लगा, हैवी इंडस्ट्रीज देश में लगी, तभी आपको ये ट्रैक्टर वगैरह मिल पाए। अगर ये इंडस्ट्रीज नहीं होती तो हम आज भी गाय, भैंस, बैलों के साथ ही खेती बाड़ी कर रहे होते, हमारा फार्मिंग सेक्टर पिछड़ गया होता। तो मशीन लीड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन द फार्मिंग सेक्टर। तो मशीनरी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से ही मशीनें आई और मशीन की वजह से ही हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो जीडीपी को इनडायरेक्टली बढ़ाने में भी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का हाथ।
अब सबसे पहला क्वेश्चन उठा, व्हाई डू वी नीड पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? अगर मैं क्वेश्चन समझ गया तो मैं किसी भी आंसर का जवाब दे सकता हूं। मुझे सरकारी कंपनियों की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों मुझे सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ा जब मेरा देश आज़ाद हुआ? तो जब मेरा देश आज़ाद हुआ था, दैट इज़ 1947, तो लोगों के पास पैसा नहीं था। पैसा नहीं था, लोगों को डर लगता था पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करने में। तो मुझे ऐसे बंदे की, ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो मुझे उस टाइम पर, उस दुख भरे टाइम पर मुझे सपोर्ट करे। तो यही बात वो यहाँ पर कहता है कि गवर्नमेंट आगे आई और गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर, सरकारी कंपनियां खोली, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हुई। तो सबसे पहला ही पॉइंट क्या था कि मुझे सरकार की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लैक ऑफ कैपिटल। प्राइवेट लोगों के पास, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास, प्राइवेट बिजनेसमैन के पास कैपिटल नहीं थी भाई, कैपिटल नहीं थी। तो कैपिटल नहीं होने के कारण अब क्या करता? वो तो फैक्ट्री लगा नहीं सकता, और देश की तरक्की करनी है तो फैक्ट्री तो लगेगी। तो फैक्ट्री कौन लगाएगा? सरकारी कंपनी या पब्लिक सेक्टर। तो कहता प्राइवेट एंटरप्रेन्योर लैक्स कैपिटल, सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज एज लार्ज अमाउंट वाज रिक्वायर्ड। तो कोई भी फैक्ट्री खोलने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए था, तो गवर्नमेंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट ने अपना जिम्मा लिया, गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी ली काम को करने की। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि क्यों जरूरत थी पब्लिक सेक्टर की, लैक ऑफ इंसेंटिव। भैया प्राइवेट वाले हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट उन्हें मिल नहीं रहा था, और प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो प्राइवेट वाला माथापच्ची क्यों करेगा? द इंडियन मार्केट वॉज कंपेरेटिवली स्मॉल। तो वो क्या थी? छोटी सी मार्केट थी, ज्यादा लोगों की परचेजिंग पावर नहीं थी। तो एक बंदा बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगा पा रहा था। भाई 1 करोड़ लगा के अगर मुझे 1 लाख का प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, तो मैं क्यों ऐसे प्रोजेक्ट में लगूं? तो लैक ऑफ इंसेंटिव या लैक ऑफ प्रॉफिट वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे टाइम पर भी गवर्नमेंट को आना पड़ा। तो दस द गवर्नमेंट प्रमोटेड द इंडस्ट्रियल सेक्टर इवन दे हैव सफिशिएंट कैपिटल टू इन्वेस्ट। तो प्राइवेट वालों के पास चाहे पैसे थे भी, कुछ प्राइवेट वालों के पास पैसे थे, लेकिन इंसेंटिव ना होने के कारण, प्रॉफिट ना होने के कारण वो पैसे नहीं जमा कर पाते थे, वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि प्रॉफिट नहीं था, और प्रॉफिट नहीं था तो वो काम भी नहीं करते थे। तीसरा पॉइंट कहता है सोशल वेलफेयर। भाई गवर्नमेंट उस टाइम पर गरीब थी, देश हमारा गरीब था। तो देश गरीब होने के कारण गवर्नमेंट कहती थी भैया बैकवर्ड एरियाज में फैक्ट्री खोलो, गांव में फैक्ट्री खोलो, लोगों को नौकरियां दो, चीज़ों के दाम सस्ते रखो। तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इतनी रेस्ट्रिक्शन लगा देती थी, तो प्राइवेट सेक्टर पहले ही घबरा जाता था। तो कह रहा है इन इंडिया देयर वर सर्टेन प्रोजेक्ट इन विच प्रॉफिट मार्जिन इज नेग्लिजिबल। प्रॉफिट मार्जिन नेग्लिजिबल है भाई, जीरो के बराबर था, नॉर्मल प्रॉफिट था। तो प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट प्रोडक्ट। इट वाज ओनली द पब्लिक सेक्टर विच कुड ब्रिंग बैलेंस रीजनल ग्रोथ। भाई पब्लिक सेक्टर ही गांव में फैक्ट्रियां खोल सकता है, प्राइवेट वाला तो वहां खोलेगा जहां पर उसे फायदा दिखाई देगा। तो इसलिए सोशल वेलफेयर का कोज भी प्राइवेट वालों को हजम नहीं हो रहा था, इसलिए हमें पब्लिक सेक्टर की जरूरत पड़ रही थी। इसके बाद हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस आ जाते हैं, आईपीआर 1956। ये इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। तो वो कहता है कि हमें कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाने पड़े, कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ी देश के आज़ाद होने के बाद, ताकि हम क्या कर सकें, हम अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकें। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 एम्फेसिस ऑन, किस चीज पर जोर डाला उसने? एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, सरकारी कंपनियों को बढ़ावा दो। डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज, सीमेंट, रोड, ऐसी चीजें बनाने वाली इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दो भाई, ताकि हम जल्दी जल्दी तरक्की कर पाए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए। ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को काम तो दो लेकिन मालिकाना हक अपने पास रख लो। एस्टेब्लिशिंग द कोऑपरेटिव सेक्टर, यानी ज्वाइंट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा दो। तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को 3 हिस्सों में बांट दिया। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को 3 हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहली कैटेगरी 17 इंडस्ट्रीज तो उसने अपने पास ही रख ली, यानी 17 की 17 इंडस्ट्रीज जो है वो सिर्फ सरकार ही खोल सकती है, प्राइवेट वाले नहीं खोल सकते।
दूसरा काम क्या किया, 12 इंडस्ट्रीज को कहा तो प्राइवेट, लेकिन फिर भी सारी की सारी ओनरशिप राइट किसने अपने पास रख ली, सरकार ने अपने पास रख ली। तो प्राइवेट होने के बावजूद भी वो ज्वाइंटली काम हो रहा था और सारा का सारा डिसीजन गवर्नमेंट ले रही थी। तीसरी कैटेगरी, वो कहता तीसरी कैटेगरी कौन सी भाई, जो बचा खुचा माल है, जो पहली कैटेगरी में इंडस्ट्रीज नहीं आई, जो दूसरी कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज नहीं आई, वो अब बदल कर तीसरी कैटेगरीज में आएगी, दैट इज आपका कैटेगरी थर्ड। तो इंडस्ट्रीज नॉट इंक्लूडेड इन कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड आर गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर। तो जो इन 17 और 12 29 इंडस्ट्रीज में नहीं आई, वो बची हुई इंडस्ट्रीज को हम प्राइवेट सेक्टर कहते थे। देखें एक बार थोड़ा सा और डिटेल। 3 टायर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सबसे पहले शेड्यूल ए कहता है 17 इंडस्ट्रीज आर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। सीधा सीधा हिंदी भाषा में अगर बात करें तो ये 17 कंपनियां भैया बिल्कुल सरकारी थी, कतई सरकारी, इसके अंदर तो प्राइवेट का कोई रोल था ही नहीं। शेड्यूल बी की बात करते हैं, 12 इंडस्ट्रीज, दीज कुड बी एस्टेब्लिश एज बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। अपनी भाषा में ये ज्वाइंट सेक्टर थे भैया, लेकिन फिर भी यहां पर सारी की सारी पॉलिसीज कौन रखता था, सारी की सारी पॉलिसीज यहां पर ज्वाइंट सेक्टर गवर्नमेंट ही बनाती थी, प्राइवेट तो यहां पर सिर्फ नाम के लिए था। उसके बाद शेड्यूल सी, यानी इन 17 और 12 इंडस्ट्रीज को खत्म होने के बाद, बटने के बाद अगर कोई इंडस्ट्री बच जाएगी, वो हम प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ देंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा है, दूध में से आपने मलाई तो सारी की सारी अपने पास रख ली और बचा हुई जो छाछ थी, जो आपकी लस्सी थी, वो आपने कहा लो भैया अब इसको बांट लो। तो ये था शेड्यूल सी, जो आपकी मेन इंडस्ट्रीज बचने के बाद अगर कुछ बच जाती थी तो। इसके बाद हम पढ़ते हैं द प्राइवेट सेक्टर वाज रेगुलेटेड। जो हमने शेड्यूल बी में पढ़ा कि प्राइवेट सेक्टर को हमने काम तो दिया शेड्यूल बी के अंदर, लेकिन क्या कह दिया, देखो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ना कितना बोझ डाल दिया वो देखो। प्राइवेट सेक्टर वॉज रेगुलेटेड अंडर IPR टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बैकवर्ड रीजन। हम प्राइवेट सेक्टर को क्या कहते थे, भैया फैक्ट्री खोलनी है ना तो गांव में जाकर खोलो, वरना शहरों में फैक्ट्री खोलोगे तो हम आपको लाइसेंस नहीं देंगे। इन बैकवर्ड रीजन फॉर रिड्यूसिंग रीजनल। तो हम क्या चाहते थे, प्राइवेट वाले ना हमेशा समस्या से जूझते रहे, हमेशा वो समस्या फेस करते रहे। तो हमने कहा बैकवर्ड एरिया में जाओ, बैकवर्ड एरिया में जाओ, गांव में जाओगे तभी लाइसेंस मिलेगा, शहर में इंडस्ट्री खोलोगे तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो दे हैव टू ऑब्टेन लाइसेंस टू मेक एंट्री इन द इकोनॉमी। उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था फैक्ट्री खोलने के लिए। स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग पॉलिसी, अगर वो शहर में खोलते थे तो स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग था, यानी मुश्किल से लाइसेंस मिलता था। अगर वो गाँव में फैक्ट्री खोलने की बात करते थे तो फट से लाइसेंस मिल जाता था। तो देखो ना, शहर के अंदर तो फिर सरकार ने डोमिनेशन कर दी ना। प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल इन बैकवर्ड रीजन, अगर आप गांव में जाके इंडस्ट्री खोल रहे हो तो आपको टैक्स कंसेशन मिलेगा, और अगर आप शहर में इंडस्ट्री खोल रहे हो तो आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑब्टेनिंग लाइसेंस, इवन अगर कोई फैक्ट्री पहले से चल रही थी तो उसके लिए भी लाइसेंस थोप दिया। तो अल्टीमेट प्राइवेट सेक्टर इस टाइम पर बड़े बुरे दौर से गुजर रहा था। प्राइवेट सेक्टर को सरवाइव करना इतना मुश्किल हो गया था, इसलिए यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर काम कर कर खुश नहीं था। भाई इतनी टेंशन लेके अगर काम करा तो फिर प्रॉफिट कहाँ से आएगा। तो ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती थी। इसीलिए हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कंसेप्ट दिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब भैया अपने घर में ही इंडस्ट्री लगा लो, अपने घर घर में इंडस्ट्री लगा लो, ताकि हमें कोई टेंशन ना रहे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या कहती हैं आपको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहती है भैया जिसके अंदर 5 करोड़ से कम, आजकल की बात करें तो 5 करोड़ से कम, और अगर 1951 की बात करें तो जिस फैक्ट्री में 5 लाख से कम इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी, दैट ऑल आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये सारी की सारी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी। तो रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SSIs, ये भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज घर में खुल जाती थी। तो सबसे पहले लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी हुई ना, आसानी से हम कहीं पर भी इसको खोल सकते हैं।
अब मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है, सपोज करो मट्टी के बर्तन बनाना, हम कहीं भी बना सकते हैं। उसके बाद आप सपोज करिए कारपेट्स बनाना, हम कहीं भी बना सकते हैं। उसके बाद आप सपोज करिए मटके बनाना, हम कहीं भी बना सकते हैं। तो ये सारी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी। तो सबसे पहले ये लेबर इंटेंसिव थी। लेबर इंटेंसिव का मतलब मोस्ट ऑफ द काम यहाँ पर लेबर करती थी, यहाँ पर मशीनों से काम नहीं होता था। तो लेबर काम करती थी तो है ना, बड़ा फायदा रहता था कि मजदूर सस्ते हैं, चीजें सस्ती बनेगी, अच्छा उनको नौकरी मिल जाएगी, उनको सैलरी मिल जाएगी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रूव्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी एज अमाउंट ऑफ लेबर इन सच इंडस्ट्रीज आर हाई एज कंपेयर टू बिग इंडस्ट्रीज। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रियों से काम, मशीनों से काम होता है और यहाँ पर आपकी लेबर काम करती है। प्रमोट्स बैलेंस रीजनल ग्रोथ। गवर्नमेंट कहती थी ना गांव की तरक्की हो, गांव की तरक्की हो, तो जितनी ज़्यादा घरेलू इंडस्ट्रीज लगेंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगेंगी, उतना ही उन लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो वो अपने मालिक बन पाएंगे ना, मालिक बन पाएंगे, दैट मीन्स उनकी भी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेशन फ्रेंडली। मैंने कहा ना कि घर घर में खुल सकती है। अनलाइक बिग इंडस्ट्रीज रिक्वायर ह्यूज सेटअप। बड़ी इंडस्ट्री खोलने के लिए बड़ा सेटअप चाहिए, लो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, चीज़ें चाहिए, लेकिन छोटी इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहिए। तो इससे बैलेंस रीजनल ग्रोथ हुई, गांव को भी तरक्की करने का मौका मिला। इसके बाद हम देखते हैं प्रमोट्स इक्विटी। इक्विटी का मतलब सबको बराबर लेवल पर लेके आने की कोशिश करेगा। अमीर और गरीब का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। पावर और पैसा कुछ लोगों का हाथ में नहीं होगा, सबके हाथों में होगा। तो एसएसआई रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पैसे कम लगते हैं एज कंपेयर टू बिग इंडस्ट्री। भैया फैक्ट्री खोलने के लिए तो आपको 15, 20, 50 लाख चाहिए, लेकिन घर में छोटी इंडस्ट्री खोलने के लिए तो 50,000 ही चाहिए। तो सबको मौका मिलता है, और सबको मौका मिलता है तो सब तरक्की भी करना जानते हैं। तो अगर सब तरक्की कर पाएंगे तो अमीर और गरीब का जो गैप है वो कम होता चला जाएगा। वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, वो कम होगा तो आपकी इक्विटी प्रमोट होगी, इक्वालिटी प्रमोट होगी। उसके बाद सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये जो सामान बनाएंगे ये बड़ी इंडस्ट्रीज में जाकर रॉ मटेरियल का काम करता है। तो बड़ी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट मिला और बड़ी इंडस्ट्रीज को भी डेवलप होने के लिए बहुत सारी सपोर्टिंग मिली। तो यही है आपका आज का टॉपिक। थैंक यू।